कैसे आता है भूकंप? एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख रही हूं, उसके बाद सीधे साइंटिस्ट से इसी को लेकर सवाल भी करूंगी, क्योंकि 3 परत से बनी है जिस तरीके से धरती, उसमें क्रस्ट, मेटल और कोर है। और आनंद साहब, मैं जानती हूं आप इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे। ऊपरी सतह पर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं। प्लेटों के एक दूसरे से टकराने पर झटके भी महसूस होते हैं, लेकिन इस बार जो दिल्ली में झटके महसूस किए गए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आनंद साहब, कि क्या ये भूकंप प्लेटों के टकरानों से नहीं आया, बल्कि यहां पर आपने बताया कि ये बहुत शैलो था। स्थानीय आंतरिक हलचल को किस तरीके से मॉनिटर किया गया, उस वजह से ये जोरदार झटके महसूस हुए कम तीव्रता के बावजूद? जी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि शैलो अर्थक्वेक था, और जैसे अर्थक्वेक जहाँ जनरेट होता है एपिसेंटर में, वहाँ से बहुत सारी एनर्जी सडनली निकलती है और ऊपर की ओर आती है, और उससे ही आपको जो है साइस्मिक वेव जनरेट होती हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव होती हैं। जो प्राइमरी वेव होती हैं वो जैसे सरफेस पे आती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं साउंड वेव में, और चूंकि बहुत सारी एनर्जी एकदम सडनली ऊपर फटाफट आ गई, तो वो उसकी इतनी स्ट्रांग साउंड वेव निकलती है, उसके चलते ही आपको बूम या ये जो गड़गड़ाहट का साउंड सुनाई देता है। अक्सर ये होता है यदि हिमालय में कहीं अर्थक्वेक है, एक तो पहली बात है कि वो हमसे काफ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर है, या 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। दूसरा, वो शैलो हुआ करते थे 25 या 50 किलोमीटर, तो जो एनर्जी उनकी हम तक पहुंचती थी, जब तक काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो इसलिए उसके कारण साउंड नहीं सुनाई देता। यहाँ मुख्य कारण इसलिए साउंड जो गड़गड़ाहट सुनाई दी वो इसलिए सुनाई देगी कि एपिसेंटर भी यहीं था दिल्ली के अंदर, और ये बहुत शैलो अर्थक्वेक था। नॉर्मली इतना शैलो अर्थक्वेक दिल्ली में मैंने तो अपने इस कार्यकाल में देखा नहीं। जितने हम मॉनिटरिंग करते थे अर्थक्वेक वगैरह की, तो ज़्यादातर 20-25 किलोमीटर होता था, और दिल्ली के आसपास भी होते थे, तो इतने शैलो नहीं होते थे। तो शैलो था ये, और एक फटाफट सारी एनर्जी एकदम निकल के ऊपर आ गई और ट्रांसफॉर्म हो गई, और उसको लॉस होने का समय नहीं मिला। तो उसके चलते जो है ये हाई वाइब्रेशन जो वेव्स थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई साउंड वेव्स में, और ये बूम या गड़गड़ाहट जो गाड़ी की चलने की जो आवाज़ थी, उस तरह की आवाज़ सुनाई। लेकिन अब इसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? सुशील कुमार सर, आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ। उससे पहले, भारत में भूकंप के जो 5 जोन हैं वो कौन कौन से हैं, और आपका शहर किस जोन में पड़ता है? क्योंकि भारत में भूकंप के जिस तरीके से अलग अलग जोन के बारे में हम आम तौर पर ये बातें समझ पाते हैं, उसमें सबसे पहले जानिए कि जोन 1, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी महाराष्ट्र पड़ता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा का कुछ हिस्सा आता है। अब जोन 2 के लिहाज से भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 5 अलग अलग जोन्स के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन, जहां तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जोन 2 में आता है। जोन 3 में आते हैं केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उसके साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। लेकिन जोन 4, जिसमें दिल्ली आती है, और दिल्ली से ही आज की बड़ी खबर है, मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पश्चिमी गुजरात के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल सीमा के कुछ इलाके जो जोन 4 में आते हैं। वहीं जोन 5, कश्मीर घाटी, पश्चिमी हिमाचल, पूर्वी उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार, सभी पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप, ये जोन 5 में आते हैं। लेकिन अब बिहार की भी मैं रुख करूंगी, जहां सुबह 8:02 का वो वक्त था जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। और रुपेश, बिहार के लोग फिलहाल, उनका अनुभव क्या रहा, कैसा उन्हें महसूस हुआ भूकंप के इन झटकों को लेकर, उनके जहन में क्या सवाल? देखिए, बिहार में सिर्फ सीवान में ये झटके महसूस किए गए हैं, और जो पर्यावरणविद हैं वो जो समझ पा रहे हैं, जो समझा पा रहे हैं कि सीवान ही क्यों, क्योंकि ये जो इलाका है ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। और जब 2023 में या फिर 2015 में जब नेपाल में एपिसेंटर था, जब भयंकर भूकंप आया था, उस वक्त भी सीवान में बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए थे। जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, गोपालगंज तक या फिर मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी, रक्सौल तक, जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, पटना तक में भूकंप के झटके 2015 में यहाँ पर कुछ बिल्डिंगों में दरार आई थी, लेकिन सीवान उस वक्त भी अछूता था। इसलिए मेरा सवाल ये था पर्यावरणविदों से कि आखिर सीवान क्यों, एपीसेंटर सीवान ही क्यों रहा? जो समझ में आ रहा है कि सीवान एक ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंड, यानी कि जब आंकड़े आते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है आज सबसे ज़्यादा गर्मी में, तो वो सीवान आता है, और सबसे ज़्यादा ठंडी भी सीवान में ही पड़ती है। गया उसके बाद आता है, लेकिन गया की बात समझ में आती है क्योंकि गया में पठार है, मृत पहाड़ है वहाँ, लिहाजा ये कहा जाता है कि जब गर्मी के दिनों में वो गर्म हो जाते हैं तो रात में गर्मी रिलीज़ करते हैं। ठंड के मौसम में भी यही होता है, तो गया सबसे ठंड और सबसे गर्मी वहाँ भी पड़ती है। लेकिन
सिवान में ना तो पहाड़ है, ना पठार है, ना कोई बहुत बड़ी नदी है, बावजूद इसके वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। और आज जो भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बाद से भी लोग उसकी चर्चा कर ही रहे थे कि 8:02 पर सिवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि वो तीव्रता 4 थी। सिस्मिक जोन 4 में ये माना जाता है कि 5 या उससे ज़्यादा अगर रिक्टर स्केल पे वो पैमाना हो, वो झटके, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिहार में जब 2015 में भूकंप आया और बिहार के कई इलाकों में बिल्डिंगों में दरारें आई थी, लोग गांधी मैदान में कई दिनों तक डर के मारे आफ्टर शॉक्स की वजह से सोते रहे थे, तो सरकार ने यहाँ पर एक भूकंप क्लिनिक बनाया था। भूकंप क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये था कि वो उसमें 3 जिलों में फिलहाल खास करके भागलपुर, मुजफ्फरपुर और एक हाजीपुर, 3 जगह पर ये भूकंप क्लिनिक बनाए गए। बिल्कुल रुपेश, और आप पहले की बात भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब बिहार में भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो लोगों के जहन में डर जरूर आ जाता है।